नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, भारत का इतिहास हमें बार बार यह सिखाता है कि जब भी किसी समाज पर अत्याचार बढ़ जाता है, जब लोगों की पहचान, सम्मान और अधिकार छीन लिए जाते हैं, तब एक समय ऐसा आता है जब वही लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। ठीक ऐसा ही 1857 में हुआ, एक ऐसा साल जिसने केवल विद्रोह ही नहीं बल्कि पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया। यह वही क्षण था जब आम लोग, राजे रजवाड़े, किसान, जमींदार और सैनिक सबने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। हालांकि इससे पहले भी कई स्थानीय संघर्ष हुए थे, लेकिन 1857 का रिवोल्ट सबसे व्यापक, सबसे शक्तिशाली और सबसे भावनात्मक संघर्ष था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इस अध्याय में हम समझते हैं कि आखिर वे कौन कौन सी नीतियां थीं जिन्होंने भारत के अलग अलग वर्गों में असंतोष को जन्म दिया। कैसे अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय शासकों की शक्ति छीन ली, किसानों को भारी टैक्सेस के बोझ में दबा दिया और सैनिकों को ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जहां उनका सम्मान और परंपरा दोनों खतरे में पड़ गए। एक छोटी सी बात, नई राइफल कारतूसों पर उठी आपत्ति कैसे एक विशाल ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी। ये बात अपने आप में भारतीय समाज की सामूहिक पीड़ा को दर्शाती है। 1857 के रिवोल्ट ने न केवल अंग्रेजों को हिला दिया बल्कि उन्हें अपनी शासन पद्धति पूरी तरह बदलने पर मजबूर किया। इसने साबित किया कि भारत केवल एक क्षेत्र नहीं था, यह एक भावना थी, एक एकता थी, एक संघर्ष था। इसलिए इतिहासकार इसे इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहकर सम्मान देते हैं। यह अध्याय उसी महान आंदोलन की पृष्ठभूमि को गहराई से समझने में हमारी मदद करता है। अब हम पहला कारण समझते हैं, कैसे अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय नवाबों और राजाओं की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत वेल प्लान तरीका अपनाया। इस तरीके का उद्देश्य स्पष्ट था, भारतीय रूलर्स को कमजोर करना, उनकी सेना, प्रशासन और आर्थिक शक्ति को खत्म करना, ताकि पूरा नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में आ जाए। सबसे पहले अंग्रेजों ने रेजिडेंट्स नाम के अधिकारियों को भारतीय दरबारों में बिठाना शुरू किया। ये रेजिडेंट्स दिखने में सलाहकार थे, लेकिन वास्तव में ये ही असली शक्ति केंद्र बन गए थे। कोई भी निर्णय नवाब या राजा अपनी मर्जी से नहीं ले सकता था, हर कदम रेजिडेंट्स की अनुमति से होता था। यानी शासन तो राजा के नाम पर चलता था, पर नियंत्रण अंग्रेजों के पास था। इससे भारतीय शासकों का मान सम्मान जनता की नजरों में भी घटने लगा। इसके बाद कंपनी ने भारतीय शासकों की आर्मी को कमजोर किया। उनसे कहा गया कि अपनी सेनाओं को भंग कर दें और सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सैनिकों का उपयोग करें। इसका सीधा अर्थ था, राजाओं की सैन्य शक्ति समाप्त कर दी जाए। जब किसी शासक के पास अपनी सेना ही न हो तो उसकी स्वतंत्रता केवल दिखावे में रह जाती है। कई भारतीय रूलर्स ने अंग्रेजों से निवेदन किया कि उन्हें उनका पारंपरिक अधिकार वापस दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके अनुरोधों को ठुकरा दिया। उदाहरण के लिए, रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके गोद लिए पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी माना जाए। नाना साहेब अपने दत्तक पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय की पेंशन जारी रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन कंपनी का रवैया कठोर था। वे कहते थे कि केवल उनकी शक्तिशाली मिलिट्री ही तय करेगी कि कौन शासन करेगा और कौन नहीं। इस प्रकार भारतीय रूलर्स को अपमानित किया गया, उनके अधिकार, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी स्वाभिमान की भावना सभी को चोट पहुंची। यह अपमान धीरे धीरे एक बड़ी आग में बदल गया, जिसने 1857 के रिवोल्ट को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम उस कारण पर आते हैं जिसने भारतीय जनता के दिल में सबसे गहरी चोट पहुंचाई, एनेक्सेशन ऑफ अवध और मुगल साम्राज्य का अपमानजनक अंत। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा करने का जो कारण बताया, मस गवर्नमेंट, वो एक बहाना मात्र था। अवध उस समय भारत का सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अंग्रेज जानते थे कि इसे कब्जे में लेने से उन्हें प्रचुर धन, उपजाऊ भूमि और एक मजबूत स्ट्रैटेजिक स्थिति मिलेगी। इसलिए उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया और अवध को अपने शासन के अंतर्गत ले लिया। अवध के लोगों ने इसे केवल राजनीतिक घटना नहीं माना, बल्कि विश्वासघात समझा। वहां के सोल्जर्स, किसानों और आम जनता ने नवाब को अपने संरक्षक की तरह देखा था। उनके हटाए जाने से लोगों में गहरी नाराजगी फैल गई। इस चोट ने 1857 के विद्रोहियों को एक भावनात्मक आधार दिया, अपने राजा, अपनी परंपरा और अपनी भूमि को बचाने का अधिकार। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना ध्यान मुगल साम्राज्य को पूरी तरह समाप्त करने पर लगाया।
युगों से मुगल बादशाह भारतीय जनता के लिए एक प्रतीक थे। वे वास्तविक शासन भले ही न कर रहे हों, लेकिन उनके नाम में एकता, इतिहास और गौरव की भावना जुड़ी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस भावनात्मक शक्ति को भी नष्ट करने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने मुगल सम्राट का नाम सिक्कों से हटवा दिया। यह एक प्रतीकात्मक हमला था, एक संदेश कि अब भारत की पहचान ब्रिटिश शक्ति के अधीन है। फिर उन्होंने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई मुगल शाह नहीं कहलाएगा, वे केवल प्रिंस कहे जाएंगे। ये भारतीय समाज के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। मुगल वंश को इस तरह अपमानित करना अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति का हिस्सा था। वे चाहते थे कि भारत अपनी ऐतिहासिक जड़ों और पहचान से कट जाए। लेकिन हुआ उल्टा। इस अपमान ने लोगों के भीतर गुस्सा, असंतोष और एकता की भावना को और प्रबल कर दिया। दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, मेरठ, हर जगह ये बात फैल गई कि अंग्रेज भारतीय गौरव और परंपराओं को मिटाना चाहते हैं। यही कारण था कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता बनाया गया। विद्रोहियों के लिए वे सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि भारतीय पहचान का प्रतीक थे। अवध के विलय और मुगल साम्राज्य के अवमानना ने 1857 के रिवोल्ट को भावनात्मक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रदान किया, एक ऐसा आधार जिसमें सम्मान, मर्यादा, इतिहास और स्वाभिमान सभी बंधे हुए थे। जब हम 1857 के विद्रोह के कारणों को गहराई से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि असली पीड़ा सबसे पहले गांवों में दिखाई देती है, किसानों के जीवन में, जमींदारों की टूटती हुई स्थिति में और उस कठोर रेवेन्यू सिस्टम में जिसने भारतीय ग्रामीण समाज को भीतर से कमजोर कर दिया था। अंग्रेजों ने जब भारत पर अपने शासन का फैलाव शुरू किया, तब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, और यह धन मुख्य रूप से किसानों से आने वाला था। इसलिए उन्होंने इतने भारी टैक्सेस लगा दिए कि किसानों के लिए अपना पेट भरना भी मुश्किल हो गया। जो किसान पहले अपनी जमीन पर शांति से खेती करते थे, अब हर साल डर और चिंता में रहते थे कि वे कर चुका पाएंगे या नहीं। यदि मौसम खराब हो जाता, फसल नष्ट हो जाती या व्यापार में मंदी आ जाती, तब भी कर माफ नहीं होता। अंग्रेजों के अधिकारियों को केवल पैसा चाहिए था, चाहे किसान कर्ज में डूब जाए, अपनी जमीन बेच दे या घर छोड़कर पलायन कर जाए। यही कारण था कि हजारों किसान अपने ही खेतों से बेदखल हो गए और उनकी जमीन महाजनों यानी मनी लेंडर्स के हाथों में चली गई। जमींदारों की स्थिति भी अलग नहीं थी। कई पारंपरिक जमींदार अंग्रेजी राजस्व नीति के तहत अपना राजस्व समय पर नहीं चुका पाए, क्योंकि कर मांग पहले से कई गुना अधिक थी। परिणामस्वरूप उनकी जागीरें नीलाम कर दी गईं या उनसे छीन ली गईं। इस तरह अंग्रेजों ने न केवल किसानों को निर्धन बनाया, बल्कि जमींदारों को भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। यही गहरा असंतोष धीरे धीरे एक आग में बदल गया, जिसने 1857 में विद्रोह की चिंगारी को और अधिक भड़काया। गांव का आदमी, किसान हो या जमींदार, सभी अंग्रेजी शासन को अपने संकट का कारण मानने लगे थे। यही भावनाएं बाद में विद्रोहियों की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब हम उन सिपाहियों की बात करते हैं जिन्हें सीपॉयज कहा जाता था। वही भारतीय सैनिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती थे और ब्रिटिश शासन की रक्षा करते थे। ये कितना विडंबनापूर्ण है कि जिन सिपाहियों पर ब्रिटिश शक्ति खड़ी थी, वही आगे चलकर उसके पतन के सबसे बड़े कारण बने। लेकिन ये समझने के लिए हमें उनके जीवन और उनकी समस्याओं को गहराई से महसूस करना होगा। सबसे पहले, सिपाहियों को बहुत कम वेतन मिलता था। वे उतनी मेहनत और जोखिम उठाते थे जितना एक अंग्रेज सैनिक उठाता था, परंतु उन्हें मिलने वाला भुगतान कई गुना कम था। इसके साथ ही उनकी रहने की परिस्थितियां भी बहुत खराब थीं। अनुशासन के नाम पर कठोर दंड, भोजन और रहने की कमियां और किसी भी प्रकार के विरोध को तुरंत दबा देना, ये सब धीरे धीरे उनके मन में क्रोध, असंतोष और अपमान की भावना भर रहा था। दूसरा बड़ा कारण था ओवरसीज सर्विस एक्ट, जिसके तहत सिपाहियों को समुद्र पार भेजे जाने का आदेश दिया जा सकता था। हिंदू सिपाहियों के लिए समुद्र पार जाना धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ माना जाता था, पर अंग्रेजों को इन भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिनसे सिपाहियों को लगा कि उनकी धार्मिक मान्यताओं को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि सिपाहियों में से अधिकांश किसान परिवारों से आते थे। वे उन्हीं गांवों में पैदा हुए थे जहां किसान अंग्रेजी नीतियों से परेशान थे। जब वे छुट्टी में अपने गांव जाते तो देखते कि उनके परिजन गरीबी, कर और महाजनों के कर्ज में डूब रहे हैं। इससे सिपाहियों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा हो गया। वे समझने लगे कि अंग्रेज न केवल सैनिकों को दबा रहे हैं, बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों की खबर फैल गई कि वे गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों दोनों के लिए यह उनकी धार्मिक पहचान पर एक सीधा हमला था। कारतूसों का सिरा काटकर बंदूक में भरना पड़ता था और यह क्रिया उनके धर्म के विरुद्ध थी। ये खबर आग की तरह फैली और सिपाहियों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं। यही वो अंतिम चिंगारी थी जिसने विद्रोह को भड़का दिया। अब हम उस बेहद दिलचस्प लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। 1857 के विद्रोह में अफवाहों, डर और लोगों की धारणाओं ने क्या भूमिका निभाई? इतिहास हमें बताता है कि कई बार विद्रोह केवल अत्याचारों से नहीं होता, बल्कि उससे भी अधिक उन भावनाओं और विचारों से होता है जो लोगों के मन में फैल जाते हैं। 1857 में यही हुआ। दो प्रमुख स्रोत, विष्णुभट्ट गोसे की पुस्तक माझा प्रवास और सूबेदार सीताराम पांडे की आत्मकथा, हमें बताते हैं कि उस समय आम लोग, सिपाही और समाज क्या सोच रहा था। पहले स्रोत में विष्णुभट्ट बताते हैं कि लोगों में गहरी धारणा बन गई थी कि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम धर्मों को नष्ट करना चाहते हैं। लोगों को लगता था कि अंग्रेज नए कानून लाएंगे जिनसे भारत की परंपराएं और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। यह विश्वास इतना प्रबल था कि जब भी कोई नया नियम या आदेश जारी होता, लोग उसे धर्म बदलवाने की साजिश के रूप में देखने लगते। यही कारण है कि 84 नए कानूनों की अफवाह जंगल की आग की तरह फैली। लोग कहने लगे कि अंग्रेज सभी को एक नए धर्म में बदलना चाहते हैं। इसके बाद गुप्त पत्र सिपाहियों के बीच बांटे जाने लगे, जिनमें धार्मिक युद्ध की भविष्यवाणियां लिखी थीं। इन पत्रों का प्रभाव बहुत गहरा था, क्योंकि वे उस समय की भावनात्मक स्थिति को और उग्र बना देते थे। लोग पहले से ही परेशान थे, इसलिए उन्हें मिलने वाली हर अफवाह सच लगने लगती थी। दूसरा स्रोत, सूबेदार सीताराम पांडे, हमें सिपाहियों की मन स्थिति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वो बताते हैं कि अवध के विलय ने सिपाहियों को भीतर तक झकझोर दिया था। अवध वो क्षेत्र था जहां से बड़ी संख्या में सिपाही आते थे। उनका अपने नवाब से भावनात्मक संबंध था। जब अंग्रेजों ने अवध छीन लिया तो सिपाहियों को लगा कि अब अंग्रेज उनकी पवित्र विरासत और सम्मान भी छीन लेंगे। सीताराम पांडे बताते हैं कि भारतीय शासकों के दूत भी सिपाहियों में ये संदेश फैला रहे थे कि अंग्रेज सभी सैनिकों को ईसाई बनाना चाहते हैं। ये संदेश सुनकर सिपाहियों में भय, अविश्वास और क्रोध तेजी से बढ़ने लगा। और फिर वो कारतूसों का मुद्दा, उनकी लिखाई बताती है कि इस विषय ने हर रेजिमेंट में उत्साह और गुस्सा पैदा कर दिया। ये केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं था, बल्कि सिपाहियों की धार्मिक पहचान पर हमला माना गया। इन दोनों स्रोतों से साफ दिखाई देता है कि अफवाहें, डर, धार्मिक भावनाएं और राजनीतिक रणनीतियां सभी ने मिलकर ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें विद्रोह केवल संभव ही नहीं बल्कि लगभग अनिवार्य हो गया। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तब शुरुआत में ये केवल सिपाहियों की एक छोटी सी बगावत थी। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि किसी छोटी घटना में इतना भावनात्मक और सामाजिक बल छुपा होता है कि वह धीरे धीरे एक विशाल आंदोलन का रूप ले लेती है। 1857 में भी यही हुआ। सिपाहियों की नाराजगी पहले केवल सैन्य छावनियों तक सीमित थी, लेकिन जल्द ही यह आग गांवों, शहरों और रियासतों में फैल गई। विद्रोह को जन आंदोलन बनाने के लिए समाज में 4 चीजें आवश्यक होती हैं: कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, करेज और एक कॉमन कॉज में विश्वास। यह अद्भुत है कि 1857 में ये चारों तत्व अपने आप एक साथ जुड़ गए। लोग एक दूसरे से संदेशों के माध्यम से जुड़े, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, तो कभी मेलों और बाजारों में। तभी तो विद्रोह की खबर कुछ ही दिनों में पूरे उत्तर भारत में फैल गई। ऑर्गेनाइजेशन भी अद्भुत रूप से स्वतः बनता गया। कहीं जमींदार किसानों को संगठित कर रहे थे, कहीं धार्मिक नेता लोगों को प्रेरित कर रहे थे, तो कहीं छोटे छोटे सेनानी गांवों में सुरक्षा और लड़ाई की व्यवस्था तैयार कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी साहस। आम लोगों को यह महसूस हो गया था कि अंग्रेजों की नीतियों ने उनके जीवन, सम्मान, धरती और धर्म सबको चोट पहुंचाई है। ये साहस सिपाहियों से लेकर साधारण किसान तक हर दिल में जलने लगा। और अंत में कॉमन कॉज की भावना ने इस विद्रोह को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दे दिया। चाहे वो सिपाही हो, किसान, जमींदार, धार्मिक नेता या कोई छोटा रियासतदार, सबके मन में एक ही बात थी: अंग्रेजी शासन अन्यायपूर्ण है और इसे खत्म करना ही हमारा ध्येय है। यही कारण था कि एक छोटी म्यूटनी कुछ ही समय में एक विशाल पॉपुलर अपराइजिंग बन गई, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई, लेकिन इसकी चिंगारी उससे पहले ही जल चुकी थी। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया।
ये घटना अंग्रेजों के लिए चेतावनी थी कि सिपाहियों में असंतोष गहरा हो चुका है। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी बहादुरी ने सिपाहियों के मन में एक नई आग जगा दी। मई 1857 में मेरठ में 85 सिपाहियों ने नई एनफील्ड कार्ट्रिजेस का उपयोग करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इससे उनके धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचती थी। अंग्रेजों ने इन्हें 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। यह फैसला सिपाहियों के लिए अपमानजनक और क्रूर था। उनकी आंखों में ये केवल सजा नहीं थी, ये था उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकारों पर एक हमला। 10 मई 1857 की रात वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसने भारत की कहानी बदल दी। मेरठ के सिपाहियों ने जेल की दीवारें तोड़ दी, अपने साथियों को मुक्त कराया, अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया और शहर में अंग्रेजी सत्ता के प्रतीकों को नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, दिल्ली की ओर कूच करने का निर्णय। दिल्ली इसलिए चुनी गई क्योंकि वो भारत की भावनात्मक राजधानी थी, मुगल सम्राट का शहर, एकता का प्रतीक। जब मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे तो वहां के सिपाही भी उनके साथ जुड़ गए। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान के सम्राट घोषित कर दिया। यह निर्णय प्रतीकात्मक होने के बावजूद अत्यंत शक्तिशाली था। इस घोषणा ने विद्रोह को स्थानीय बगावत से निकालकर राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में बदल दिया। कई भारतीय रूलर्स जो पहले अंग्रेजों के सामने कमजोर या मौन थे, अब मुगल सम्राट के नाम पर विद्रोहियों का साथ देने लगे। इससे अंग्रेजों को पहली बार महसूस हुआ कि यह केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं, बल्कि एक विशाल राजनीतिक और जन संग्राम बन चुका है। दिल्ली से विद्रोह की लहर जिस तेजी से फैली, वो इतिहास में दुर्लभ है। कुछ ही सप्ताहों में उत्तर भारत का पूरा भूभाग मानो आग की लपटों में घिर गया। ये केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, ये था संपूर्ण समाज का विस्फोट। शहरों, गांवों, किलों, रियासतों, हर जगह लोग अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उठ खड़े हुए। कानपुर में नाना साहिब ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। वो केवल एक शासक नहीं थे, वो उस दर्द का प्रतीक बन गए जो पेशवाई खोने के बाद उनके हृदय में जल रहा था। उनके साथ तात्या टोपे जैसे कुशल योद्धा थे, जिन्होंने विद्रोह को सैन्य दिशा दी। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजेश कद्र ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। बेगम हजरत महल एक अद्वितीय नेतृत्वकर्ता थी, जिन्होंने जनता के दुख, साधनों की कमी और युद्ध परिस्थितियों के बीच भी साहस नहीं छोड़ा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अपने छोटे से राज्य, सीमित सेना और भारी दबाव के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर किया। उनकी लड़ाई केवल झांसी के लिए नहीं थी, वो एक पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा की रक्षा बन गई। मध्य भारत में तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी ने ब्रिटिश सेना को कड़ी चुनौती दी। उनके संघर्ष ने ये साबित किया कि विद्रोह केवल बड़े राज्यों का आंदोलन नहीं, बल्कि हर क्षेत्र की पुकार था। दिल्ली में बख्त खान के नेतृत्व में विद्रोहियों ने संगठित होकर अंग्रेजों का सामना किया। बख्त खान की सैन्य क्षमता और नेतृत्व ने विद्रोह को मजबूत ढांचा दिया और दिल्ली एक बार फिर स्वतंत्रता की आकांक्षा का केंद्र बन गई। बिहार में कुंवर सिंह, जो उम्र के अंतिम चरण में थे, ने इतनी बहादुरी दिखाई कि अंग्रेज उनके साहस की प्रशंसा करने पर मजबूर हो गए। वो सिद्ध करते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई में उम्र नहीं, केवल संकल्प मायने रखता है। विद्रोह की सबसे शक्तिशाली लहर अवध में उठी। यहाँ के गांवों में इतना गुस्सा था कि अंग्रेज अधिकारियों ने तक स्वीकार किया, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस। किसान, तालुकदार, मजदूर, महिलाएं, सभी किसी न किसी रूप में प्रतिरोध का हिस्सा बन गए। यह विस्तार दिखाता है कि 1857 का विद्रोह केवल सिपाहियों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। जब 1857 का विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया, तब अंग्रेज पूरी तरह हिल गए। उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भारतीय लोग इतनी एकता और इतनी शक्ति के साथ उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। घबराहट के साथ साथ अंग्रेजी शासन ने बेहद क्रूर और कठोर कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने इंग्लैंड और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों से अतिरिक्त सेना बुलवाए। ये रिएंफोर्समेंट इतनी संख्या में भेजी गई कि साफ दिखता था, ब्रिटिश शासन अब लड़ाई को किसी भी कीमत पर दबाना चाहता है। इसके साथ ही नए हाश लॉज बनाए गए, जिनमें बिना लंबी सुनवाई के तत्काल दंड दिया जा सकता था। किसी भी सिपाही, किसान या नागरिक पर विद्रोह का शक होते ही उन्हें फांसी, गोली या जेल की सजा दी जा रही थी। अगस्त-सितंबर 1857 में दिल्ली के लिए भयंकर लड़ाई हुई और अंततः सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर एक अदालत में मुकदमे के लिए खड़ा किया गया। यह मुकदमा भी केवल औपचारिकता था,
अंग्रेज पहले ही तय कर चुके थे कि उन्हें भारत की इस ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करना है। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनका निधन हुआ। उनके साथ मुगल वंश की अंतिम रोशनी भी बुझ गई। 2 वर्षों तक भीषण लड़ाइयां जारी रहीं। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे ने इतनी अद्भुत गरिल्ला वॉरफेयर लड़ी कि अंग्रेज वर्षों तक उन्हें पकड़ नहीं पाए, पर अंततः 1859 में उन्हें भी फांसी दे दी गई। अनेकों विद्रोहियों को पेड़ों से लटका दिया गया, गांवों को आग लगा दी गई और न जाने कितने निर्दोष लोग मार दिए गए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि अंग्रेजों ने जमींदारों को वापस अपनी ओर खींचने के लिए वादा किया कि यदि वे फिर से वफादारी दिखाएं तो उनकी जमीन सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने कठोरता और लालच दोनों का उपयोग कर विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के लिए एक गहरी चेतावनी था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि भारत केवल व्यापार करने की भूमि नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों का देश है, जिनकी भावनाएं, परंपराएं और अधिकार है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को मजबूर कर दिया कि वे अपनी पूरी शासन व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करें। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। 1858 के एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत भारत का संपूर्ण प्रशासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। अब गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। ये बदलाव दर्शाता है कि अब भारत सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में आ चुका था। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये था कि अंग्रेजों ने ये घोषणा की कि किसी भारतीय राजा की रियासत को अब उसकी नीतियों या उत्तराधिकारी की स्थिति के आधार पर एनेक्स नहीं किया जाएगा, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समाप्त कर दी गई। अडॉप्टेड एस को भी वैध उत्तराधिकारी माना जाएगा। हालांकि यह ढील दिखाई गई, लेकिन रूलर्स को यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि उन्हें ब्रिटिश क्वीन को सर्वोच्च शासक मानना होगा। तीसरा बड़ा बदलाव सेना में किया गया। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारतीय सेना की बड़ी संख्या उनके विरुद्ध उठ खड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने सेना की संरचना को बदलकर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी। साथ ही भर्ती का केंद्र बदलकर गर्कर्स, सिख्स और पठान्स जैसे समूहों पर रखा गया, जिन्हें अंग्रेज अधिक लॉयल मानते थे। चौथा बदलाव मुसलमान समुदाय के प्रति ब्रिटिश व्यवहार में देखा गया। अंग्रेजों का मानना था कि 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की भूमिका अधिक थी, इसलिए उनकी जमीनें जब्त की गईं, उन पर निगरानी रखी गई और वर्षों तक उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा गया। पांचवा, अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे अब भारतीय समाज और धर्म की परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1820 से 1840 के दौर में सामाजिक सुधारों के नाम पर जो कठोर नीतियां अपनाई गई थीं, उन्हें अब नरम किया गया। छठा और अंतिम परिवर्तन जमींदारों के पक्ष में था। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन की सुरक्षा का वादा किया ताकि वे भविष्य में किसी बड़े विद्रोह का साथ न दें। इस प्रकार ब्रिटिश पॉलिसीज अब कंट्रोल थ्रू एलीट्स के मॉडल पर चलने लगी। इन सभी परिवर्तनों ने भारत में डायरेक्ट इंपीरियल रूल की शुरुआत कर दी। यह ऐसा दौर था जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। कई बार हम सोचते हैं कि भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई 1857 में ही लड़ी, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष बहुत पहले से चल रहा था। इसी क्रम में 1817 का खुर्दा विद्रोह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह विद्रोह ओडिशा में हुआ था और इसके मुख्य नेता थे बख्शी जगबंधु तथा उनके वीर पाइक सैनिक। इस विद्रोह की जड़ें ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम में थीं। अंग्रेजों ने अत्यधिक कर लगाए, कई भूमि अधिकार छीन लिए और परंपरागत सैनिक पाइकों को असुरक्षा की स्थिति में धकेल दिया। किसान, जमींदार और पाइक सभी इस नई व्यवस्था से परेशान थे। बख्शी जगबंधु ने जनता को संगठित किया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ प्रतिरोध छेड़ दिया। यह विद्रोह ओडिशा के दूर दराज इलाकों तक फैल गया। ये केवल सैन्य लड़ाई नहीं थी, बल्कि सामाजिक आक्रोश का विस्फोट था, जिसमें किसानों, जमींदारों और स्थानीय समुदायों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन वे ये भी समझ गए कि यदि लोगों में असंतोष गहरा हो जाए तो विद्रोह कभी भी फूट सकता है। इसलिए खुर्दा विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी नीतियों में कुछ नरमी लानी शुरू की। इस प्रकार 1817 का यह विद्रोह ये स्पष्ट संदेश देता है कि भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बहुत पहले से मौजूद था। 1857 केवल उस असंतोष का सबसे बड़ा विस्फोट था। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में केवल एक युद्ध या एक सैन्य रिबेलियन नहीं था, ये था भारतीय समाज की आत्मा का जागरण।
यह वह क्षण था जब भारत के अलग अलग वर्ग, सिपाही, किसान, जमींदार, महिलाएं, धार्मिक नेता और राजे रजवाड़े सभी ने महसूस किया कि अंग्रेजी शासन अन्यायपूर्ण है और इसे चुनौती देना आवश्यक है। हालांकि यह विद्रोह ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ब्रिटेन को भारत पर सीधे शासन करना पड़ा। ये बदलाव स्वयं बताता है कि 1857 ने अंग्रेजों को कितना हिला दिया था। 1857 ने भारतीय समाज में एक नए विचार को जन्म दिया, नेशनलिज्म का विचार। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वे केवल अलग अलग रियासतों, जातियों या समुदायों के सदस्य नहीं हैं, बल्कि एक बड़े राष्ट्र भारत का हिस्सा है। यही भावना आगे चलकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1905 के स्वदेशी आंदोलन और अंततः 1947 की स्वतंत्रता तक पहुंचने की आधारशिला बनी। 1857 का विद्रोह आज भी साहस, बलिदान, एकता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कभी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है और एकता बनानी पड़ती है। इसलिए 1857 भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जिसने भारत की चेतना को हमेशा के लिए बदल दिया और स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को प्रज्वलित किया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग and follow the career canvas, freedom to dream big.